दिस इज़ एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस बाय सिल्की सहानी। हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ये, फुल एक्सप्लेनेशन विद नोट्स है। इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड कौन कौन से हैं? पहला है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कैसे ब्रिटिश रूल में जो इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं कैसे एक्सप्लॉयट हुए थे। Colonial exploitation of Indian economy was achieved through colonial exploitation of agricultural sector, colonial exploitation of industrial sector and colonial exploitation of international trade. वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। colonial exploitation of agricultural sector में क्या है? एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू ज़मींदारी सिस्टम। कैसे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लॉयट करा था? ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था? ज़मींदार कौन होते हैं? जो ऑनर्स ऑफ द सॉइल होते हैं, लैंड के जो ऑनर होते हैं। दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट। उनको क्या करना होता है? गवर्नमेंट को फिक्स्ड सम पे करना होता है बाय अ वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट। जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे फार्मर से यानी टेलर्स ऑफ द सॉइल से करते थे और उसको किसको देते थे? गवर्नमेंट को। और रेस्ट जो बचता था अपनी लग्जूरियस में यूज़ करते थे। टिलर्स ऑफ द सॉइल जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स होते हैं गॉट बेयर मिनिमम, उन्हें बस मिनिमम उनके सर्वाइवल के लिए ही मिलता था। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस, कुछ सरप्लस नहीं रहता था फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंड करते थे रेवेन्यू इनकम को ऑन द लग्जूरियस ऑफ लाइफ। लिटल या कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्रियर टू द ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया का था वो वॉज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट से मेन जाना जाता था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी फॉर देयर वेराइटी एंड क्वालिटी, बट दीज वर डिस्ट्रॉयड। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने दो मोटिव्स के लिए, दो तरीके से अपने मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया था। फर्स्ट, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी। जो फॉरेन में डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वो डिस्ट्रॉय कैसे करी उन्होंने? हैवी ड्यूटी यानी टैक्सेस लगा दिया ऑन देयर एक्सपोर्ट। एंड सेकेंडली, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। जो डोमेस्टिक डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की उसे कैसे डिस्ट्रॉय करा? फ्री इम्पोर्ट कर दिया ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट, ताकि ब्रिटिश गुड्स जो है इंडियन मार्केट में आए। थर्ड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसे इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉयट करा। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी यानी कि हर चीज़ पे इन्होंने चार्जेस लिए बाय वे ऑफ टैक्सेस। इट इम्प्लाइड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया इंडियन रॉ मटेरियल का। इंडिया के रॉ मटेरियल बिल्कुल आराम से बिना किसी चार्जेस के एक्सपोर्ट हो रहे थे ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स ब्रिटेन में पूरी हो सके। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और जो ब्रिटिश गुड्स हैं वो ईजिली इंडिया में आ रहे हैं, ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इट वॉज ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। और ऐसा क्यों हुआ? जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेटिंग भेदभाव करा था टैरिफ पॉलिसी में। दैट इंडियन बिकेम इम्पोर्टर। इंडिया क्या बन गई थी? इम्पोर्टर बन गई थी फिनिश्ड गुड्स की फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर बन गई थी रॉ मटेरियल की टू ब्रिटेन। ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी बिकेम बोथ स्टेगनेंट बन गई थी एज वेल एज बैकवर्ड। स्टेगनेंट का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें लिटल या कोई भी स्कोप नहीं है ग्रोथ इन इनकम का। Now, next topic is features of Indian economy on the eve of independence. Indian economy के क्या क्या characteristics थे, features थे on the eve of independence. First one, stagnant economy. On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. Stagnant economy वो है जिसमें बिल्कुल भी, जिसकी इनकम में बिल्कुल भी या थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी। Because of stagnant bulk of Indian population, बिकॉज ऑफ स्टेगनेंट जो इंडियन पॉपुलेशन है जो किस में चली गई? पॉवर्टी में चली गई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल रिमेन मिजरेबली लो। पॉवर्टी में चली गई ना, उनके पास उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने की चीज़ें ही अवेलेबल नहीं थी। सेकेंड, बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? इज़ द वन इन विच पर कैपिटा इनकम जिसकी बहुत ही लो होती है। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर।
पॉपुलेशन बिल्कुल पुअर थी वहाँ की, इंडिया की, विदाउट सफिशिएंट फूड, उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी, शेल्टर नहीं था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही थी. थर्ड वन, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. नियरली 72% ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, 72% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर में, लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना था? सिर्फ 50%. इसी के अंदर आगे फर्दर है, प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो थी. फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बियरली इनफ. फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतनी ही हो रही थी कि अपना ही लोग पेट पाल रहे थे फॉर सब्सिस्टेंस. नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन दी कंट्री. कंट्री में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की. प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट, कोई भी मशीन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी. स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रियून्ड. स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी ख़त्म हो गई थी. फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट. और जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को डिपेंड होना पड़ रहा था ब्रिटेन पे. नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी, ये सब भी एक्सट्रीमली लो था. नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हुई थी इम्पोर्ट पे. कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर मशीनरी यानी कैपिटल गुड्स के लिए एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन. आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट. जो हमारी आर्म्ड फोर्स थी हमारी कंट्री की, वो भी फॉरेन इम्पोर्ट पे टोटली डिपेंड हो गई थी. कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, मेडिसन्स, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल एक्सेट्रा यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड. सब अब्रॉड से इम्पोर्ट हो रहा था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडियन एग्रीकल्चर under the British rule showed these characteristics. First, low production and productivity. Production ही कम थी तो productivity भी ultimately low थी. Production क्या होता है? Production refers to total output. जितना भी total output produce हुआ है, total production हुई है. While productivity refers to output per hectare of land. कितनी land के हिसाब से कितनी production हुई है. Both production and productivity were found to be extremely low on the eve of independence. सेकेंड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टैनिटी. एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड थी अनसर्टैनिटी पे बिकॉज इट वॉज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. एग्रीकल्चर टोटली किस पे डिपेंड थी? रेनफॉल पे. अच्छी रेनफॉल होएगी तो अच्छा आउटपुट होएगा, पुअर रेनफॉल होएगी तो पुअर आउटपुट होगा. कोई भी एफर्ट, नो एफर्ट वॉज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल कोई भी, ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया था टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन. थर्ड, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? ये फार्मिंग की वो फॉर्म होती है जिसमें क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स. बस इसमें कैसे फार्मिंग हो रही थी कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी. देयर इज लिटिल सरप्लस, कुछ भी सरप्लस नहीं बच रहा था फॉर सेल इन दी मार्केट. दैट इज़ वाई इंडियन इकोनॉमी पूरी बैकवर्ड हो रही थी एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैल गई थी इंडिया में. गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड टेलर्स ऑफ सॉइल. गल्फ यानी कि डिफरेंस पैदा हो गया था बिटवीन ऑनर्स, जिन्हें ज़मींदार कहते हैं, एंड टीलर्स ऑफ सॉइल. ऑनर्स शेयर द आउटपुट. ऑनर्स सिर्फ आउटपुट शेयर करते थे. दे हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं शेयर करते थे. दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम. बस उन्हें अपना रेंटल इनकम से ही मतलब था, यानी कि शेयर ऑफ आउटपुट से. और जो टीलर्स ऑफ द सॉइल थे वर मेयरली, बस उन टीलर्स ऑफ सॉइल को उनका अपनी ज़रूरी नीड्स पूरी ही कर पा रहे थे, यानी सब्सिस्टेंस. नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. लैंड होल्डिंग्स बहुत ही स्मॉल थी और फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटेड यानी कि अलग अलग जगह लैंड्स बटे हुए थे, पीस ऑफ लैंड बटे हुए थे. मोस्टली लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक. इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, लो आउटपुट हो रहा था एट हाई कॉस्ट. 6 पॉइंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ब्रिटिश राज में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्राइंगुलर रिलेशनशिप सेटअप कर रखी थी. किस किस के बीच में? पहले गवर्नमेंट, देन जमींदार्स, देन टेलर्स. जमींदार्स कौन होते हैं? ऑनर्स ऑफ द सॉइल. और टेलर्स कौन होते हैं? लैंडलेस लेबर्स. जमींदार्स जो है गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रेंट देती थी
और उसके लिए वो पैसा किससे लेती थी? टेलर्स से लेती थी, और जो रेस्ट ऑफ द मनी बचता था वो अपनी लग्जूरियस पे स्पेंड करते थे ज़मींदार, और टेलर्स को कुछ भी नहीं सरप्लस मिलता था। अंडर द ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदार परमानेंट ओनर्स ऑफ सॉइल थे। इन्हें फिक्स्ड सम ऑफ रेवेन्यू पे करना होता था गवर्नमेंट को। ज़मींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ दिस सॉइल। टिलर्स यानी कि लैंडलेस लेबरर्स, सिर्फ उन्हें उनके सब्सिस्टेंस के लिए ही वेजेस मिलते थे। बैकवर्डनेस टेलर्स मीन्स दैट दे हैड नो मीन्स एंड लिटल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। The zamindars, on the other hand, led a lavish lifestyle and spent all their revenue income on luxurious of life. So, improvement of agriculture was totally neglected. Forced commercialization of agriculture. Farmers को force करा जा रहा था कि अपने वो जो मेन कमर्शियल क्रॉप्स, मेन जो क्रॉपिंग करते हैं उसे छोड़कर इंडिगो प्रोड्यूस करें, बिकॉज इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग पर्पज। फार्मर्स वर फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट, उन्हें एडवांस पेमेंट दी जा रही थी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। वाइल अर्लियर्स दे वुड ग्रो ग्रेन, उससे पहले वो सिर्फ ग्रेन्स ग्रो करते थे फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन। नाउ दे नीडेड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।